गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? यस सर। हमने फ्रिक्शन की बात कर ली थी, एक काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होनी है। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो देखो जहाँ भी आपको ये समझ में आए कि ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया है ना, जैसे मान लो यहाँ किसी ने कहा कि म्यू स्टैटिक है 0.3 और म्यू काइनेटिक है 0.25, है ना, लेट्स से। और हमेशा ध्यान रखना कि म्यू काइनेटिक अगर दिया होगा तो वो स्लाइटली लेस होता है किससे, म्यू स्टैटिक से, है ना। यानी काइनेटिक स्टेट में फ्रिक्शन स्टैटिक स्टेट के फ्रिक्शन से थोड़ा वीकर फोर्स होता है। anyway, तो अभी इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ? मिनिमम फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट कितना है, कोई भी बताओ? मिनिमम 25। फोर्स नहीं बेटा, 30 न्यूटन है, क्योंकि स्टैटिक से देख रहे हैं ना हम। तो स्टैटिक से देखेंगे तो जो F लगाना है मुझे, उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 30 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, ओके सर। एक बार मान लो हमने 30 न्यूटन या उससे थोड़ा भी बड़ा फोर्स लगा दिया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ फोर्स ग्रेटर देन, मैं इक्वल टू भी लगा देता हूँ यहाँ, 30 न्यूटन इज अप्लाइड, है ना। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमने 30 न्यूटन से जस्ट बड़ा फोर्स लगाया और बॉडी चलना शुरू हो गई, एक बार चलना शुरू हो गई तो उसके बाद जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, ये रेंज में नहीं होता स्टैटिक की तरह, फिक्स्ड वैल्यू इक्वल टू कितना, म्यू के टाइम्स एन। तो उस हिसाब से देखें तो हमारे पास कितना लग रहा है, ये एफ काइनेटिक जो लग रहा है वो लग रहा है 0.25 इंटू 100 न्यूटन। देख लो एक बार, 10 kg का ब्लॉक है ना, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। तो अब अगर कोई पूछे कि एक्सेलरेशन कितना है, तो हम कहेंगे हमने लगाया 30, इधर से लगा 25, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 30 माइनस 25 अपॉन 10, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करो एक बार ये पूरी कहानी, ठीक है। और इसका प्रोसेस समझना, देखो अगर आपने 29.999999 भी लगाया होता तो भी ये ब्लॉक मूव नहीं करता, तो भी इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन जो लगता है वो उस 29.9999 को बैलेंस करने वाला लगता है। एक बार आपने 30 को क्रॉस कर लिया तो अब जो फ्रिक्शन लगने लगा है वो काइनेटिक है, और जितना है उसकी वैल्यू हमने माइनस करके एक्सेलरेशन लिख लिया वहाँ पे। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। और यस, हल्का सा। ओके। तो ये स्टैटिक और काइनेटिक वाला डिफरेंस तभी तक मैटर करेगा जब तक आपको म्यू के और म्यू एस अलग अलग वैल्यू के दे रखे हों। डन सर। ठीक, तो वो जो फ्रिक्शन के क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे वो ट्राई कर लिए सब लोगों ने?
नहीं सर, मैं अभी करूँगा। चलो उनको कर लेना, उनको एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है तो कर लेंगे, है ना। मेरा केमिस्ट्री का पेपर था ना, इसलिए नहीं किया था सर। हाँ, ठीक है। तब तक हम कुछ नया पढ़ लेते हैं, वर्क, एनर्जी और पावर की बात कर लेते हैं ना। तो वर्क क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखेंगे पहले तो। जैसे फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट हम इसकी जूल लेते हैं, जूल, ये एसआई में जूल हो जाएगी। सीजीएस में किसी को यूनिट याद है, हमने डिस्कस किया था कभी? अर्ग। अर्ग, हाँ ठीक है ना, सीजीएस में। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻⁷। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक। वर्क होता क्या है, तो इसको इस तरीके से कहते हैं, whenever a force produces displacement, work is said to be done. Work is said to be done. नोट करो जरा इसको। Whenever a force produces displacement, work is said to be done. अब ये पॉइंट समझना, इसमें जो पैरामीटर जिसके अगेंस्ट हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि वर्क हुआ भी है या नहीं हुआ है, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब अगर एक पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है, तो उसी केस में हम कहेंगे कि क्या हुआ है, वर्क हुआ है। इस बात को समझना। कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जिसमें फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है? सर जैसे दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं। बिल्कुल, है ना। जैसे मान लो कि एक वॉल है और कोई पर्सन क्या करे, वो वॉल को पुश करने की कोशिश करे, तो वॉल कहीं नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो द पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स, द फोर्स इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट अगर हम दें कि वर्क होने की पहचान क्या है, तो अगर किसी फोर्स ने वर्क किया है तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वर्क जो है वो एक कॉम्बिनेशन है किसका? फोर्स के लगने का और डिस्प्लेसमेंट होने का, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट बिना फोर्स के हो रहा है तो क्या वर्क होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क होने की दो कंडीशन है, फोर्स लगनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमने एक सिंपल आर्गुमेंट समझ लिया। मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क हम लोग प्राइमरीली दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक है वर्क डन, ये वर्क पूरा लिख लेना, बाय ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। और दूसरा हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, है ना। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि फोर्स चेंज नहीं हो रही है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, जैसी है वैसी की वैसी है, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स वर्क करेगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वेरिएबल फोर्स वर्क करेगी, वेरिएबल यानी कि जो चेंज हो रही है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एक करके सीख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ये वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब इसको
कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है, ये है फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ। डॉट प्रोडक्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, आई होप याद होगा। तो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो एक बार अपने आप को रिमाइंड करा लेते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का, फोर्स का मॉड्यूलस डिस्प्लेसमेंट का मॉड्यूलस इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा, ये हमें तब यूज़ करना है जब हमें मॉड एफ पता हो, मॉड एस पता हो और थीटा पता हो, है ना। एग्जांपल लेते हैं इसका एक, कि मान लो किसी ने हमसे कहा कि एक ब्लॉक है जो 1 मीटर मूव करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, फिर फोर्स 10 न्यूटन का है। तो किसी ने कहा इस पर वर्क कितना हुआ बताओ, तो हमने मॉड एफ की जगह रख दिया 10, मॉड डिस्प्लेसमेंट की जगह रख दिया 1, और कॉस थीटा की जगह हमने रख दिया हाफ कॉस 60। ये हो गया 5 जूल। नोट करो उसको। तो ये तो हमने तब किया जब हमें फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल, ये तीनों चीजें अलग अलग पता है। एक तरीका होता है वेक्टर फॉर्म, जो एक्चुअल आई कैप जे कैप वाले तरीके से करते हैं, उसका भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो फोर्स दे रखी है हमें 2i माइनस जे प्लस 3k न्यूटन, और फिर हमें दिया हुआ है कि पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम ए कितना है 0 1 2 कह देते हैं, टू बी कितना है -1 3 1। तो पार्टिकल ए से बी जा रहा है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो किसी ने कहा कि वर्क कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। कोई मुझे बता सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा ए से बी जाने में? कोई भी? ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -1 2 -1 माइनस आई प्लस 2 प्लस 2j 2j माइनस k। माइनस के। वेरी गुड, ठीक है ना। इतना तो मेरे ख्याल से अब सबको आ जाना चाहिए। अब आपको लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हमारा वर्क है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके बताओ कितना आ रहा है। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेकर बताओ कितना आ रहा है। -7 है क्या? -7 है बेटा, बिल्कुल सही है, -7 जूल। चेक कर लो एक बार सब लोग कि -7 आ रहा है। यस सर, -7 जूल। ठीक। तो एक कांस्टेंट फोर्स के केस में दो तरह से आपको वेक्टर, दो तरह से वर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक तो हुआ मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा से, और एक हुआ प्रॉपर डॉट प्रोडक्ट से, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये दोनों काम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करना, पिछली बार हमारा वर्क आया था +5 जूल, और अभी जो वर्क आया ये आया -7 जूल। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इज
वर्क पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो? तो आंसर है यस, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क समझते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब ऐसा होगा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? कोई बता सकता है, कोई आंसर देगा इसका? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? कोई भी? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा? कोई आंसर? तो क्या थीटा पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल थीटा पे डिपेंड करेगा। तो जब 90 से कम होगा थीटा बिल्कुल तब बिल्कुल सही पॉजिटिव बात है होगा। ना। तो लिख लेते हैं वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज एक्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो 0 से लेके किसके बीच में है? 90 के बीच में है। नोट करो इसको। यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट होगा तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो वर्क पॉजिटिव क्यों होता है इसकी बात तो हमें समझ में आ गई कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट होगा तो वर्क पॉजिटिव आएगा। ये देखो वर्क में हमारे पास तीन चीज़ें थी, मॉड एफ, मॉड एस, कॉस थीटा। तो मॉड एफ और मॉड एस तो अपने आप में पॉजिटिव हो गए। कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 हो सकता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर होता है। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट तक तो बात ही नहीं जाएगी ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल तो 0 से 180 तक ही यस होता है। सर, यस सर। तो पहले दो क्वाड्रेंट में डिस्कस करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो अगर दो फोर्सेस के बीच में एंगल एक्यूट है तो उनका जो वर्क होगा, फोर्स का किया हुआ वर्क होगा, वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट है। तो इस लॉजिक से अगर देखें, फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क थीटा कितना होना चाहिए? 0। 0 होना चाहिए। सही है ना। तो अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो किसी पार्टिकल पे लग रही हैं, तो कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्क करेगी, मानते हुए कि सारी फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है? वो जिसका एंगल सबसे छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, है ना। और सबसे छोटा कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, व्हाट हैपन्स व्हेन ए नेट पॉजिटिव वर्क इज डन? अगर एक पार्टिकल पे नेट यानी टोटल वर्क जो हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा हमें कि पॉजिटिव वर्क हुआ है? तो इसका आंसर ये है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है। तो
हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टिकल के ऊपर जो वर्क हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है? तो इसका आंसर ये है कि अगर वर्क पॉजिटिव हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक स्टोन को रिलीज कर देते हैं किसी हाइट से, कौन सी फोर्स वर्क कर रही है इसके ऊपर? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स mg, वेट इसका वर्क कर रहा है। अच्छा, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? एंगल उसका मतलब जीरो है। हाँ, With मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फोर्स भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। ये बात समझ में आ रहा है? तो जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जब भी कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगी किसी पार्टिकल पे तो वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। ये बात समझ में आई सबको? सर एक बार फिर से बताना। जब भी कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। ओके सर। नेगेटिव वर्क की बात कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सोचते हैं। नेगेटिव वर्क कब होगा? व्हेन थीटा इज कैसा है? 90 से 180 के बीच। ऑब्ट्यूज कह देते हैं उसको। ऑब्ट्यूज। तो जब थीटा 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है या बराबर है ना, तो वर्क कैसा कहलाएगा? नेगेटिव वर्क कहलाएगा। यानी हर वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी वो फोर्स कैसा वर्क करेगी? नेगेटिव वर्क करेगी। फॉर मैक्सिमम नेगेटिव वर्क थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। और यस। when negative work is done, when negative work is done, the kinetic energy क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, कम हो जाएगी? कम। कम हो जाएगी, डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, ठीक है ना। फिर से ग्रेविटी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हमने कुछ स्पीड देके इस पत्थर को ऊपर उछाल दिया, ऐसे ऊपर की तरफ। तो इसके अपवर्ड मोशन में ड्यूरिंग दी एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड मोशन, ऊपर जाना। वर्क डन बाय mg इज नेगेटिव। पहले कंफर्म करो कि ड्यूरिंग दी एसेंट वर्क डन बाय mg इज नेगेटिव। ठीक है ना, सही बात है ना। वर्क डन बाय mg इज नेगेटिव, बात समझ में आ रही है सबको अच्छी तरीके से? mg लग रहा है किस तरफ? mg लग रहा है किस तरफ? डाउनवर्ड। नेगेटिव। डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड। यस तो सर। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है ना, तो वर्क डन नेगेटिव। अच्छा, अब आप ये देखो, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये स्पीड अप हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है? स्लो डाउन। स्लो डाउन हो रहा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है इसकी? कम हो रही है।
यस सर। बात समझ में आ रही है एकदम? ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया कि नेगेटिव वर्क होने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। अब बात करते हैं ज़ीरो वर्क की। ज़ीरो वर्क, तो वर्क ज़ीरो कब कहलाएगा? तो इसकी 3 कंडीशन है, या तो F ज़ीरो है, या S ज़ीरो है, या तीसरी कंडीशन F इज़ परपेंडिकुलर टू S। फोर्स लगे ही नहीं तो वर्क नहीं होगा, फोर्स लगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क ज़ीरो होगा। फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में भी वर्क कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है फोर्स परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टली। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय एम जी, तो कितना होगा? ज़ीरो। क्यों होगा? क्योंकि एम जी इस वक्त डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन देखो ऐसे लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो वो भी कितना आएगा? ज़ीरो। अगेन सेम रीज़न कि डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, स्कूल में रट लेते हैं लोग, वो कूली सिर के ऊपर वजन उठा के ले जा रहा है, तो इसमें कहते हैं वर्क डन बाय द कूली कितना है? वर्क डन बाय द कूली इज ज़ीरो। ऐसा क्यों है? देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इधर हो रहा है, और जो फोर्स इसने अपने हाथों से लगा रखा है वो वर्टिकल लगा रखा है, ठीक है ना? तो वर्क कितना कर रहा है? ज़ीरो। फिर पैसे किस बात के दे रहे हैं? फिर पैसे किस बात के दे रहे हैं? सर वो पैरों से भी तो फोर्स लगा रहा है सर आगे के लिए। हाँ, ये हुई ना, बिल्कुल सही बात है। जब आप सिर पे वजन रख लेते हो तो चलना मुश्किल हो जाता है, वो उस मुश्किल से चल रहा है, उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। समझ गए बात, है ना? तो बात समझ में आ गई। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और हमने अभी अभी फ्रिक्शन पढ़ा है, तो इसको छोटा एम लिखते हैं, बड़ा एम लिखते हैं, इसको कैपिटल एफ लिखते हैं। यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ नहीं है, ठीक है? तो आप मुझे पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे। वर्क डन बाय, है ना, और यहाँ नेचर लिख देते हैं, वर्क का नेचर। कैपिटल एफ ऑन कैपिटल एम। कैपिटल एफ कैपिटल एम पे कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। फ्रिक्शन ऑन कैपिटल एम, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। फ्रिक्शन ऑन स्मॉल एम, पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। एक बार कंफर्म कर लो सब लोग कि ये बात समझ में आ रही है।
सर फ्रिक्शन ऑन कैपिटल एम लग तो नहीं रहा, तो फिर नेगेटिव कैसे? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप कि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है? म्यू जीरो है। नहीं, फ्रिक्शन तो यहाँ लग रहा है ना, इस सरफेस पे। नहीं, ऑन कैपिटल एम। अच्छा, कैपिटल एम पे लग ही नहीं रहा है इस सरफेस पे आपके अकॉर्डिंग है? आप फ्री बॉडी डायग्राम बता सकते हो मुझे? अगर मैं कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपके हिसाब से एफ तो हमने ऐसे लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं लग रहा है? यस सर, यस सर। मतलब लगा? मैं नीचे सरफेस से कह रहा था। नहीं, सरफेस से तो ठीक है, नहीं लग रहा है। यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है हाँ कि हाँ, यस सर, यस किस सर। तरफ लग रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट लग रहा है, अच्छा। और स्मॉल एम को किधर लग रहा है? राइट। राइट, हाँ ये आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, आगे चल के थोड़ा और आपकी फिजिक्स जब बेटर हो जाएगी तो आप ये समझ जाओगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम तो आंसर कितना आता है यहाँ पे? फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम कितना वर्क कर रहा है? कोई गेस करेगा यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? 0। जीरो, है ना? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। यस सर। एज लॉन्ग एज देर इज़ नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, जब तक दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है तब तक जितना डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले का हो रहा है उतने ऊपर वाले का हो रहा है। नो स्लिपिंग का मतलब यही होता है ना कि दोनों साथ चल रहे हैं। तो जितना वर्क फ्रिक्शन कैपिटल एम पे नेगेटिव कर रहा है उतना ही वर्क वो स्मॉल एम पे पॉजिटिव कर रहा है। तो मिला के सिस्टम पे कितना वर्क कर रहा है? जीरो। पक्की बात? यस सर। इसका बहुत डीप मीनिंग है, वो समझना। फ्रिक्शन की वजह से छोटे एम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? बर्ड्स या बढ़ रही है। फ्रिक्शन की वजह से बड़े एम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है? फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितनी है उतनी है। यानी फ्रिक्शन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर है ये बात? समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अगर ये समझ गए तो एक क्वेश्चन इस पे लिख लेते हैं ना, और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। तो लेट्स से ये 4 kg है, ये 6 kg है, म्यू दिया हुआ है 0.3, और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं लेट्स से 25 न्यूटन का, ठीक है ना? यहाँ म्यू 0 है। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 kg block in a displacement of 1 मीटर। 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया 4 kg ब्लॉक पे? सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन है कितना दोनों के बीच में। वो हो जाएगा तो फिर वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है।
है क्या? 40 नहीं सर, नहीं 40 नहीं है, 10 क्या? हाँ 10 जूल है, बिल्कुल सही है। चलो, तो इसका आंसर है 10 जूल। इस सिचुएशन को देख के बताना है, क्या फ्रिक्शन बिटवीन 8 एंड 2 kg ब्लॉक पे कोई वर्क कर रहा है, यस और नो। फ्रिक्शन बिटवीन 8 एंड 2 kg ब्लॉक पे कोई वर्क कर पाएगा, यस और नो। यस सर। कर पाएगा। अगर कर पाएगा तो आपको बताना है कि इन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर कितना वर्क करेगा। ठीक है अनवी, आपका आंसर सही है। आंसर है 3 जूल। चलो, तो ये तो हुआ पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो वर्क की बात। अब बात कर लेते हैं वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है। तो अगर फोर्स कंटिन्यूसली वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, हम वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम DW को कहेंगे स्मॉल, मैथमेटिकल टर्म है इसके लिए डिफरेंशियल। डिफरेंशियल यानी स्मॉल वर्क। तो स्मॉल वर्क कितना हुआ, F.ds, यानी छोटा सा, ये ds क्या हो गया हमारा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा सा वर्क
करने के लिए हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया और उतने छोटे डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने फोर्स के साथ। और हाँ हाँ, फोर्स ये स्मॉल नहीं होगा। क्या कह रहे हो? फोर्स स्मॉल होगा कि नहीं? हाँ नहीं बेटा, फोर्स तो जितना है उतना ही है। हमने जैसे ये बात सोचो ना कि आप एक ब्लॉक है और उसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो हमने क्या किया, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो यहाँ तक आ गया है ब्लॉक, इसको कह दिया ds। तो फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क किया इस फोर्स ने, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब ऐसे जितने छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट होते जाएंगे उन सब के लिए किया गया वर्क हम क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बात को समझना। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, इसीलिए वेरिएबल है वो। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, हमने एक इतना छोटा इंटरवल ले लिया डिस्प्लेसमेंट का जिसके लिए हम फोर्स को प्रैक्टिकली क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, है ना। उतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया जिसको dw का है। समझ पा रहे हो ये बात? यस सर। और ऐसे सारे छोटे छोटे वर्क को आपस में ऐड करना है। अच्छा, मैथ्स में इस तरह की कंटिन्यूस एडिशन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। ये बन गया फॉर्मूला, नोट कर लो इसको, कि जब भी कोई वेरिएबल फोर्स हो तो उसका वर्क कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, फोर्स को विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो हमारे पास एक फोर्स है 3x² न्यूटन। तो किसी ने पूछा फाइंड द वर्क डन बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 से 3 के बीच में कितना वर्क हुआ ये बताएं। तो हमने फॉर्मूला लगाया वर्क इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² dx, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक। कर सकते हो ये इंटीग्रल, कर सकते हो 3x² dx। बताओ कितना आएगा। एटीन। 18 भी देखते हैं। इंटीग्रल करके क्या लिखा एक बार बताओ मुझे। सर 9x लिख दिया। नहीं सर 6x बन लगा जाएगा होता। ये बनेगा, देखो कंफर्म करो। एक बार देख लो अच्छे से। कर लिया।
चलो एक और देख लेते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि इंटीग्रल में थोड़ी दिक्कत है। फोर्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 न्यूटन। वर्क बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। करो एक बार कैलकुलेट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। कोई बताएगा इसका इंटीग्रल कितना होगा? कोई इंटीग्रल बताएगा कोई? So x 2/3 minus 2x square upon 2 plus x. ये ठीक है। जिन लोगों को भी इसमें दिक्कत आ रही है वो एटलीस्ट ये रियलाइज़ कर लेना कि भाई आप लोग पढ़ लिख नहीं रहे हो, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को ब्लेम करना है तो उसी को करें, ठीक है। ये ना कहें कि फिज़िक्स मुश्किल हो गई है या पढ़ाया नहीं जा रहा है, ठीक है। इसमें लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 3, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0। तो ये हो गया 9 माइनस 9 प्लस 3, तो आंसर 3 जूल आ जाएगा। यस सर। देख लो, बाकी जनता को सांप सूंघ गया है ऐसा लग रहा है मुझे। यस सर 3 जूल है। कर पा रहे हो ये इंटीग्रेशन? मुझे ऐसा लग यस रहा है सर। हवा उड़ गई है, हैं? यानी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हवा निकल चुकी है। नो सर। अच्छा, कोई नहीं, हो जाता है। ये सब नहीं पढ़ने के नतीजे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ पहली बार हो रहा है, हाँ आखिरी बार हो रहा है, कोई नहीं। इसका एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, वो समझ लेते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिख दे रहा हूँ या वाई जेड कुछ भी आ सकता है। तो अगर मान लो हमारे पास एक फोर्स है जो कि वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स तो कैसा भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, ये dx, तो उसके लिए हमारी फोर्स प्रैक्टिकली क्या होगी? कांस्टेंट। तो ये जो छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया, ये लिखा जा सकता है f टाइम्स dx, जो कि हमारा dw है।
इसका मतलब अगर मुझे x1 से लेके x2 तक का वर्क बताना है तो मुझे ये सारा एरिया आपस में ऐड करना होगा। इस पॉइंट को एक बार अच्छे से समझ लो कि वर्क डन between x1 and x2 is given by the area under the curve between x1 and x2। नोट करो स्टेटमेंट को। Done, sir. ठीक, तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि whenever there is an fx curve, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, इसको क्या कहेंगे हम? fx कर्व मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। द एरिया अंडर द कर्व represents वर्क। जब भी एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन है तो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क रिप्रेजेंट करेगा। नोट करो इसे। Done, sir. ठीक, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लेते हैं। इसमें ये तो 0 है, ये मीटर में दिया हुआ है, ये न्यूटन में दिया हुआ है। यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ लिखा हुआ है 5। तो फाइंड द वर्क बिटवीन x equal to 0 and x equal to 3। x equal to 0 से x equal to 3 के बीच में वर्क फाइंड करें। एक बार करो, कैसे करोगे? एरिया अंडर द कर्व से करना है इसको। सर 9 होगा क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Yes. जब आप यहाँ 3 लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। तो आपको ये वाला एरिया बताना है, और ये वाला एरिया ट्रायंगल का एरिया आप बता सकते हो इजीली, हाफ इंटू बेस इंटू हेड। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? तो आंसर आ जाएगा 9 जूल। सही है, चलो।
एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिखा है 10, ये है 0, 2, 6, 8। तो वर्क बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8 कितना है, ये बताना है। तो 60 है क्या? बिल्कुल सही है। एक बार कंफर्म कर दो मुझे कि अगर मैंने x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 के बीच में पूछा होता तो आंसर क्या देते आप? ये कंफर्म कर दो। 50। 50 जो ठीक है, एकदम सही है। देख लें सब लोग। 50 joules। अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला बताओ। ये x है, ये फोर्स है, ये न्यूटन में है, ये मीटर में है। इस ग्राफ को देख के बताना है आपको। अच्छा ध्यान रखना, जो एरिया ऊपर आता है वो पॉजिटिव वर्क होता है, जो एरिया नीचे आता है वो नेगेटिव वर्क होता है। एट what value of x the net work becomes 0। यानी 0 से स्टार्ट करके x की किस वैल्यू पे जाके नेट वर्क 0 हो जाएगा। ट्राई करो एक बार। ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, सर 20। कैसे? कैसे? जब x की वैल्यू 2 थी तो 10 पे पहुंचा, तो यानी कि जब 12 होगी तो फिर 60 पे पहुंच जाएगा। तो ये 8 क्या बात + 12 20। ये क्या बात है?
जो x की वैल्यू 2 थी तो 10 पे पहुंचा, उसके बाद तो ये लाइन कंटिन्यू ही नहीं हुई ना, उसके बाद तो ये ऐसे आ गया फिर ऐसे आ गया। अच्छा ओके लॉजिक तो ये है ना, देखो कि मान लो यहाँ कहीं जाके ऐसा हो जाता है, इस जगह पे कहीं पे ऐसा हो जाता है मान लो, तो जितना एरिया ये पॉजिटिव है उतना ही एरिया ये वाला नेगेटिव होना चाहिए, मानते हो इस बात को? तभी तो टोटल एरिया मिलकर 0 हो जाएगा ना। यस सर अच्छा, फिर अभी के लिए क्या करो, इसको x मान लो, ये x, हाँ x हमारा आंसर नहीं है, ध्यान रखना। इस लेंथ को x कह रहे हैं, अगर ये x है तो ये कितना हुआ ये कौन बताएगा? अगर ये x है तो ये कितना हुआ? कोई भी। फाइव एक्स 5x, बिल्कुल सही है। तो ये एरिया कितना बन गया? हाफ इंटू 5x², सही है। और ये एरिया इस एरिया के बराबर होना चाहिए, ये एरिया कितना है? ये एरिया कितना है? 60 जूल 60 जूल। बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखो 5x² की वैल्यू आ गई 120, तो x² की वैल्यू आ गई 24, मानते हो इस बात को? तो x कितना हो गया? 2√6। तो अब आपका आंसर कितना हो गया? 8 + 2√6। तो 8 तक तो यहाँ थे ही पहले, उसमें ये और जोड़ दिया आपने, तो 8 + 2√6 आंसर आ गया। कुछ समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझ लेना कि जब हमें ग्राफ दिया होता है f और x के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से ऊपर का पार्ट जो है वो पॉजिटिव वर्क रिप्रेजेंट करता है, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से नीचे का पार्ट जो है वो नेगेटिव वर्क रिप्रेजेंट करता है। बात क्लियर हो रही है? सेम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि x की किस वैल्यू पे जाके पार्टिकल की स्पीड इनिशियल स्पीड के बराबर हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनिशियल स्पीड के बराबर होने का मतलब है कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। मानते हो इस बात को? अगर पार्टिकल की स्पीड वापस उतनी हो गई है जितनी पहले थी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया? 0। मानते हो इस बात को? और काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है, इसका मतलब टोटल वर्क डन कितना हुआ? 0। तो इनडायरेक्टली वो आपसे यही पूछ रहा है कहाँ जाके वर्क टोटल 0 हो जाएगा, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। सर वर्क डन से हाँ, तो वर्क डन 0 जीरो हो क्यों गया ना। लेंगे? देखो अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था ना कि जब वर्क डन 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 होता है। पढ़ा था ऐसा हमने, अच्छा सर पीछे कहीं पे लिखा था ना हमने अभी, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 वर्क में नहीं लिखा था हमने? सर ये लाइन से नहीं लिखी थी ऐसे ही। क्या? सर हम लोगों ने ये वाली लाइन नहीं लिखी थी अगर नहीं, हमने ये लिखा था पॉजिटिव वर्क में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, नेगेटिव वर्क में हाँ कम होती है। तो 0 वर्क में क्या होगा? जीरो 0 वर्क में ठीक कुछ है नहीं सर। होगा, मतलब जैसी है वैसे ही रहेगा ना। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर लें कि उसने पूछा कितने x की वैल्यू पे इनिशियल स्पीड के बराबर स्पीड हो जाएगी, तो अगर स्पीड वापस से उतनी हो गई जितनी इनिशियली थी, यानी x = 0 पे थी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हुआ? 0। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 हुआ, इसका मतलब वर्क कितना हुआ होगा? वर्क कितना हुआ होगा?
0। कुछ समझ पा रहे हो? हाँ सर। समझ गए, ठीक है। चलो, तो जो हमने आज पढ़ा है इसको प्रैक्टिस करो। अच्छा, कुछ दिन के लिए अगर हम डेली क्लास रख लें तो अवेलेबल होगे आप लोग? यस सर। ठीक है, तो सर हाँ, सर मेरा फिटजी होता है ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को। ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे फिर जी होता है। किस टाइम से किस टाइम होता है बेटा? 3:30 से 8। 3:30 से 8 होता है। 9 बजे रख लें तो चलेगा? हाँ सर ठीक है 9 बजे सर, आप, लेकिन वैसे मेरा स्कूल 11:30 नहीं पे होता है। मैं रात में 9 बजे कह रहा हाँ हमें अगर हूँ। आपको राघवन की 9 पहले भी बजे करना मैथ्स हो की तो। क्लास है। सर 8 बजे रख लेते हैं। 8 बजे, चलो 8:15 सर रख एक, लेते हैं। हाँ ठीक है सर। 8:15 रख लेते हैं ना, ताकि 8 बजे इनका कंप्लीट हो। ठीक है नहीं ना? सर, मेरी क्लास होगी फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7:30 से मैथ्स की होती है। अच्छा, चलो कोई नहीं, फिर ऐसा सर 2 करते बजे हैं। रखते हैं। 2 बजे, फिर उसमें फिर किसी को दिक्कत आएगी? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? ठीक है, कोई नहीं, अभी जो रेगुलर डेज हैं फिर उसी में रखते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे संडे वनडे में ना। ठीक है।